हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो देखिए, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर की सिग्नल्स किस तरह से फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट द सिग्नल्स इन द एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जहाँ पे हमने सीखा था कि हमारे पास डिफरेंट तरह के प्रोटॉन्स जो है वो कैसे होते हैं और हम उन प्रोटॉन्स को जो है वो किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने होमोटोपिक, एनिसोटोपिक एंड डायस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन्स के बारे में पढ़ा था। एंड आफ्टर दैट हमने बहुत सारे कंपाउंड्स लिए थे जिनके थ्रू हमने एनएमआर में सिग्नल फाइंड आउट किए थे। सिग्नल का मतलब ये है कि हमारे पास किसी भी सैंपल में, किसी भी मॉलिक्यूल में या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कितने तरह के डिफरेंट डिफरेंट प्रोटॉन्स जो है वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जितने तरह के हमारे पास प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है, उतने ही हमारे पास सिग्नल जो है वहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब सिग्नल को लेके मैंने आपको क्या बताया था, अगर हमारे पास मान लो प्रोटॉन्स का एनवायरनमेंट जो है वो एक जैसा होता है, अगर हमारे प्रोटॉन्स एक ही एनवायरनमेंट में हैं तो सारे के सारे एक ही फ्रीक्वेंसी पे अब्जॉर्ब करेंगे और एक ही सिग्नल मिलेगा। लेकिन अगर हमारे प्रोटॉन अलग अलग एनवायरनमेंट के अंदर हैं, देन हमारे पास जो है डिफरेंट प्रोटॉन्स जो है, डिफरेंट सिग्नल्स जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो है वहाँ पे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोटॉन्स जो है अवेलेबल हैं। तो एनएमआर में सिग्नल का मतलब ही यही होता है हमारे पास 1H एनएमआर में, कि आपके पास कितने डिफरेंट तरह के प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सिग्नल्स तो निकाल लिए हैं। अब हम जो है उन हमने ऑलरेडी केमिकल शिफ्ट के बारे में भी पढ़ लिया और मैंने आपको बताया था कि केमिकल शिफ्ट की जो आपके पास स्केल्स होती हैं, ठीक है, डेल्टा पीपीएम, वो हमारे पास जो है वो 0 से लेकर 10 तक होती है। ठीक है, अब हम आज के इस लेक्चर में ये जो हमारे पास डिफरेंट जो हमारे पास सिग्नल्स आते हैं, ठीक है, जो कोई भी प्रोटॉन्स है हमारे पास, वो हमारे पास इस स्केल में कहाँ पे लाई करेगा, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इनडायरेक्ट मेरा मतलब बोलने का मतलब ये है कि आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट विल बी योर केमिकल शिफ्ट वैल्यूज़ फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट तरह के प्रोटॉन्स हैं, कोई अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट के प्रोटॉन्स हैं हमारे पास। ठीक है, सिंपल एल्केन सिस्टम्स है, वहाँ पे हमारे प्रोटॉन्स हैं, वहाँ पे हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कार्बन आइटम्स होते हैं, उनके प्रोटॉन्स हैं। आफ्टर दैट हमारे पास एल्कीन सिस्टम के प्रोटॉन्स हैं, देन हमारे पास रिंग सिस्टम्स के प्रोटॉन्स हैं, देन हमारे पास कार्बनिक फंक्शन ग्रुप्स के प्रोटॉन्स हैं। तो उनकी वैल्यूज़ जो है आपके पास इन टर्म्स ऑफ केमिकल शिफ्ट वो कहाँ पे लाई करेगी। ठीक है, तो देखिए, तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला होगा दैट विल बी योर फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट वैल्यू। ठीक है, जो हमारा टॉपिक है आज का दैट इज़ योर फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट वैल्यू। और साथ में हम ये पढ़ेंगे कि कौन सा प्रोटॉन जो है वो कहाँ पे लाई करेगा इस स्केल के अंदर। तो अब देखिए, सबसे पहली बात आपको पता है डेल्टा पीपीएम स्केल होती है हमारे पास केमिकल शिफ्ट को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, वहाँ पे हमारे पास 0 से लेकर मैं 10 तक लिख रहा हूँ। ठीक है, आगे भी होते हैं लेकिन हमारे पास मोस्ट ऑफ सिग्नल्स जो है वो 10 तक आपके आ ही जाएंगे। तो इसमें हम रेफरेंस कंपाउंड लेते हैं आपके पास टेट्रामिथाइल साइलेंट टीएमएस। ठीक है, और टीएमएस को जो है उसकी वैल्यू जो होगी उसको मैं 0 मान लेता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमारे जो सिग्नल्स होंगे वो 0 या तो टुवार्ड्स द टीएमएस होंगे, मतलब टीएमएस की तरफ को होंगे, या फिर टीएमएस से परे को होंगे। वन थिंग इज टुवार्ड्स द टीएमएस या फिर नियर द टीएमएस और अवे फ्रॉम द टीएमएस, दो ही चीज़ें होंगी हमारे पास यहाँ पे। अब देखिए, ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर जो है वो आपने शायद उसके बारे में पढ़ा भी होगा। मैंने प्रीवियसली एक लेक्चर डाला था दैट इज़ योर शील्डिंग एंड डीशील्डिंग। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, एग्जाम्स में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा ये टॉपिक। अब यही चीज़ आपके पास वही हमारा कंसेप्ट जो है सारे के सारे दोबारा से यहाँ पे चलेंगे। अब देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था अगर हमारे पास कोई न्यूक्लियाई जो है वो शील्ड हो जाता है। ठीक है, अगर हमारा कोई न्यूक्लियाई शील्डेड होगा, तो अगर न्यूक्लियाई शील्डेड हो जाता है तो इसका मतलब कि हमारा जो सिग्नल होता है वो टीएमएस की तरफ को होता है। जैसे टीएमएस जो है आपके पास हाईली शील्डेड होता है हमारे पास। ठीक है, टेट्रा मिथाइल साइलेन याद रखना, ये बहुत ज़्यादा शील्डेड न्यूक्लियाई होता है हमारे पास। तो इसकी वजह से अगर हमारे पास कोई भी हमारे पास अगर शील्डेड न्यूक्लियाई होंगे तो डेफिनेटली उनका वो भी आपके पास टीएमएस की तरह बिहेव करेंगे और उनका सिग्नल जो है वो टीएमएस की तरफ को होगा। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अप फील्ड सिग्नल। ठीक है, दैट इज़ योर अप फील्ड। और अगर हमारे पास कोई न्यूक्लियाई जो है वो आपके पास टीएमएस की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर उसका एनवायरनमेंट मतलब टीएमएस की तरह नहीं है, मैं टीएमएस की तरह बिहेव करने का मतलब ये नहीं कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि बिल्कुल टीएमएस ही बिहेव करेगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर उसका एनवायरनमेंट टीएमएस की तरह बिहेव करता है, मतलब शील्डेड बिहेव करता है, तो टुवार्ड्स द टीएमएस एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन अगर उसका एनवायरनमेंट टीएमएस के जैसा बिल्कुल भी नहीं है, मतलब आपके पास वहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, इन दैट केस हमारे पास न्यूक्लियाई जो है वो डी शील्ड हो जाएगा। और डी शील्ड होने के बाद जो है वो आपके पास डाउन फील्ड जो है अवे फ्रॉम द टीएमएस जो है वो एब्जॉर्ब करेगा। मतलब वैल्यूज़ जो है आपके पास इस तरह से देखने को मिलेगी, 5 to 6 के बीच में, या 6 to 7, 6 to 8, इस तरह से आपको वैल्यूज़ जो है वो देखने को मिलेंगी। सो इस चीज़ का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, केमिकल एनवायरनमेंट, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करेगा। ठीक है, सो एटमॉस्फेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ठीक है, तो जो केमिकल एनवायरनमेंट होगा वो इन शिफ्ट्स की वैल्यू को डिसाइड करेगा कि किसकी वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी यहाँ पे। ठीक है, तो पहला जो मैं इसमें अफेक्ट लेने जा रहा हूँ, ठीक है, फैक्टर्स विच अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट, दैट इज़ योर इंडक्टिव फैक्ट। ठीक है, इंडक्टिव फैक्ट आप इसको बोल सकते हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से वैल्यूज़ भी मैं आपको वैल्यूज़ बताऊँगा, ठीक है, वो भी आपने याद रखनी है। तो देखिए, अगर तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का मतलब क्या, क्या आपके पास एक किस्म का इंडक्टिव इफेक्ट होगा। ठीक है, अगर तो हमारे पास मान लो इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग एटम्स हैं,
अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन एटम हो गया, हेलोजन्स होते हैं लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स मेरे पास लगे होंगे तो वो क्या करेंगे, दे विल विदड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दी बॉन्ड, ठीक है। जैसे कोई बॉन्ड है, मान लो आपके पास ये मीथेन मोलिक्यूल है, ठीक है, सपोज मैं इसकी बात करता हूँ, जैसे आपके पास ये मिथाइल फ्लोराइड है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास इस तरह से इस बॉन्ड, यहाँ पे इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब क्या करेगा, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग एटम है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि ये बॉन्ड ही पूरा का पूरा जो है फ्लोरीन अपनी तरफ को ले गया, मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस बॉन्ड के, इनको अपनी ओर खींचेगा। सिमिलरली हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके इलेक्ट्रॉन्स को धीरे धीरे वो अपनी ओर को खींच लेगा, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लोरीन के पास पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे आपके पास बॉन्ड से, वो उनको अपनी ओर खींच लेगा। अब जिससे होगा क्या कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी बॉन्ड के बीच में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, ठीक है। अब जब फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इनको भी अपनी ओर थोड़ा सा खींच लेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच जाएंगे इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा फ्लोरीन जो है इसको अपनी ओर जो है विदड्रॉ करवा लेगा। अब इससे होगा क्या, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी हमारे पास बॉन्ड्स के बीच में, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है। और हमने पढ़ा हुआ है, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है बॉन्ड्स के बीच में कम हो जाएगी आपके पास, तो जो इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट होगी, ठीक है, जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी, विच इज ड्यू टू द सर्कुलेशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, जो कि आपके पास एज अ शील्डिंग का काम करेगी, ठीक है। अब वो आपके पास कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हुआ हमारे पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे बॉन्ड से, वो उनको अपनी ओर खींच लेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी बॉन्ड्स के बीच में, ठीक है। और हमारे पास जो सिग्नल आएगा दैट विल बी और डी शील्डेड, ठीक है, मतलब सिग्नल हमारा कैसा हो जाएगा, सिग्नल जो है हमारे पास डी शील्डेड हो जाएगा। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो, जैसे मान लो ये कार्बन एटम है मेरे पास, सपोज दिस इज कार्बन एटम, दिस इज योर हाइड्रोजन एटम, और यहाँ हमने लगा दिया आपके पास कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। इन टर्म्स जो कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये भी इस तरफ को खींचे जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो आपके पास जब आप इस सैंपल को मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखोगे, तो वहाँ पे आपके पास क्या होना है, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सर्कुलेट करना स्टार्ट करेंगे, एक फील्ड जनरेट करेंगे, वो फील्ड आपके पास यहाँ पे अब कम होगी, ठीक है। वही फील्ड आपके पास, हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो आपके पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसको या तो अपोज करती है या फिर उसको अपने में से अलाइन कर देती है, ठीक है। तो अब मतलब क्या है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, दैट मीन्स हमारे पास जो अपोजिशन मिलेगी, ठीक है, वो आपके पास कम देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो आपका न्यूक्लियाई जो है वो जल्दी से रेजोनेंस में आ जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स हमें कम फील्ड के ऊपर ही आप न्यूक्लियाई को रेजोनेंस में ला सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं आपके पास डी शील्डिंग हो गई। तो इसका मतलब क्या, हमारा जो सिग्नल होगा दैट विल बी और डी शील्डेड, ठीक है। तो याद रखना, जब भी आपके पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हमारे पास होंगे, सिग्नल विल बी, मैंने डी शील्डिंग लिखा, दिस योर डी शील्डेड, सिग्नल विल बी योर डी शील्डेड, ठीक है। डी शील्ड मतलब कहाँ पे लाई करेगा, अवे फ्रॉम द टीएमएस, डाउन फील्ड, मतलब यहाँ पे आपके पास वैल्यूज लाई करेंगी 5 और 10 के बीच में। एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लो कि मेरे पास जो है आपके पास, एंड वन मोर थिंग, ठीक है, एक चीज़ जो मैं और लेना चाहूँगा, उसके बाद मैं इन एग्जांपल्स पे आता हूँ। जो एक्सटेंट ऑफ डी शील्डिंग होगी, मतलब जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, ठीक है, वो उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपके पास डी शील्डिंग जो है वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो एक्सटेंट ऑफ डी शील्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम, जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। तो आउट ऑफ फ्लोरीन एंड आयोडीन, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स के भी अपनी ओर को, जिसकी वजह से आपके पास सिग्नल जो है वो ज़्यादा डाउन फील्ड जो है वो लाई करेगा, ठीक है। तो देखिए, अगर आपके पास मीथेन प्रोटॉन्स हैं, तो इनकी जो वैल्यूज़ होती है, इट लाइज 1 ppm, मतलब शील्डेड है आपके पास, ठीक है। तो कहाँ लाई करेंगे, 1 ppm के पास, यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ गया है, जैसे आपके पास यहाँ पे फ्लोरीन लग गया है और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है, तो अब क्या करेगा, डी शील्डिंग कर देगा। डी शील्डिंग का मतलब क्या कि आपके पास सिग्नल जो है वो टीएमएस से परे चला जाएगा, ठीक है। मैं ऐसे नहीं बोला 10 पे पहुँच जाएगा, 9 पे पहुँच जाएगा, ठीक है। मतलब अब जैसे ऑलरेडी 1 पे आ रहा था, तो अब 1 पे नहीं आएगा, ठीक है, इसके परे चला जाएगा। तो इसके परे जो सिग्नल आता है हमारे पास, ठीक है, इसमें जो हमारा सिग्नल आता है दैट विल बी योर 4.3 ppm के ऊपर आता है। सिमिलरली अब आयोडीन है, ठीक है, आयोडोमीथेन के केस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये जो सिग्नल होगा, ठीक है, आल्दो डाउन फील्ड तो होगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, लेकिन फ्लोरीन वाले से कम होगा, ठीक है। जैसे फ्लोरीन की वैल्यू 4.3 आई है, तो इसकी वैल्यू इससे कम होगी, मतलब इस केस में आपके पास थोड़ा सा शील्डेड ज़्यादा होगा कंपेयर टू दैट ऑफ फ्लोरो वाले केस में। तो ये जो वैल्यू लाई करती है, दिस वैल्यूज एट 2.2 ppm, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। तो याद रखना है
कि हमारे पास जो डी शील्डिंग होगी दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव, जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा हमारे पास डी शील्डिंग दिखने को मिलेगी। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पे डी शील्डिंग के लिए। मान लो मेरे पास है एक आपका मिथाइल फ्लोराइड, आई एम हैविंग मिथाइल फ्लोराइड, और एक मैंने ले लिया आपके पास मिथेनॉल, ठीक है। तो मुझे बताओ इसमें से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन और ऑक्सीजन में से डेफिनेटली फ्लोरीन की ज़्यादा होगी। तो किसका न्यूक्लियाई जो है ज़्यादा डी शील्डेड होगा, फ्लोरीन वाले का ज़्यादा डी शील्डेड होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी शील्डिंग होगी इसके कंपैरिजन में, ठीक है। आधो डी शील्डिंग ही होगी यहाँ पे, लेकिन मैं इसके कंपैरिजन में बोल रहा हूँ ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा शील्डेड होगा। तो ये जो वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, इसकी जो वैल्यूज़ होगी दैट विल लाई एट 4.626 ppm के ऊपर डेल्टा स्केल में, और ये जो उसकी वैल्यू होती है दैट लाइज एट 3.4, ठीक है, इन डेल्टा ppm स्केल। सो ये चीज़ याद रखनी है आपने। फ्लोरीन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर खींचेगा, ऑक्सीजन भी खींचेगा, लेकिन अगर इसके कंपैरिजन में बात करूँ तो थोड़ा सा कम खींच पाएगा, ठीक है। जिससे वहाँ पे थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे जिसकी वजह से शील्डिंग हो जाएगी वहाँ पे, तो आपको ज़्यादा फील्ड लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा सिग्नल जो है वो टीएमएस की तरफ को शिफ्ट हो जाएगा इसका। लेकिन हाल तो दोनों में क्या होगी, डी होगी नहीं तो डी शील्डिंग ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग की बात करते हैं। अगर हमारे पास मल्टीपल सब्सटीट्यूएंट्स हो, मतलब एक से ज़्यादा अगर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हो, तो उनका जो इफेक्ट होगा वो एक सिंगल सब्सटीट्यूएंट से ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बढ़ जाते हैं, ठीक है, अगर आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बढ़ जाते हैं विच इज़ अटैच टू अ पर्टिकुलर कार्बन विच कंटेन्स द प्रोटॉन, ठीक है, अगर वो बढ़ गए तो केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यू होगी वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी मतलब क्या है आपके पास, देखिए अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे तो वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे तो मतलब उनकी टेंडेंसी जो है एक एटम से जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उससे खींचने की टेंडेंसी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। अब जब ऐसा केस होगा तो आपके पास जो है वो ज़्यादा डी शील्डिंग हो जाएगी आपके पास, और जब डी शील्डिंग होगी तो आपके पास जो डेल्टा वैल्यू होगी ये इस तरफ को बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जो अभी तक हमारी सिर्फ 4 तक ही लाई कर रही थी, अब इससे भी परे पहुंच जाएंगे हम। तो एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। पहला है आपके पास मिथेन। मिथेन में मैंने आपको वैल्यू बताई 1 ppm के ऊपर, ठीक है। सेकंड है मेरे पास मिथाइल क्लोराइड, एक हेलोजन एटम है यहाँ पे ओनली, ठीक है। तो इसके जो प्रोटॉन्स होंगे ये वैल्यू आपके पास लाई करती है एट 3.1 ppm स्केल के ऊपर, ठीक है, इन डेल्टा ppm स्केल, ठीक है। तो अब देखिए अगर मैं अब यहाँ पे आपके पास हेलोजन एटम्स को बढ़ा दूँ, अब मैंने लगा दिए 2 क्लोरीन एटम, तो ये आपके पास क्या होगा, केमिकल शिफ्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। ज़्यादा डाउन फील्ड सिग्नल जाएगा आपके पास, डेल्टा ppm स्केल के ऊपर 5.3 पहुँच जाएगा। अब अगर 3 क्लोरीन आइटम लगा दिए तो और ज़्यादा डी शील्डिंग होगी, जिससे आपकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगी, मतलब ये वैल्यू अब 7.3 ppm के ऊपर लाई करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, अगर एटम बढ़ते जा रहे हैं तो आपकी बस वैल्यू जो है केमिकल शिफ्ट की वो भी बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियाई कैसा है, डाउन फील्ड में जा रहा है आपके पास, ठीक है। वो शील्डिंग नहीं हो रही है वहाँ पे, डी शील्डिंग हो रही है, और वो और परे जो है उस टीएमएस से जाता जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट थिंग है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना, इट ड्रॉप्स ऑफ एज द डिस्टेंस इंक्रीजेज फ्रॉम द कार्बन एटम। ये तो आप सभी को पता है, इंडक्टिव इफेक्ट जो है ओनली 1-2 कार्बन एटम्स तक ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन चौथे कार्बन एटम के बाद जाके ये इंडक्टिव इफेक्ट खत्म हो जाता है हमारे पास, ठीक है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट जो है आपके पास वो भी कम होता जाएगा। जैसे हमारे पास मिथाइल क्लोराइड है, ठीक है, इसका सिग्नल आएगा 3.1 ppm के ऊपर, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास ये है आपके पास इथाइल क्लोराइड, इसका जो सिग्नल होगा हमारे पास, अगर मैं बात करूं इन मिथाइल प्रोटॉन्स के लिए, ठीक है, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, तो इसमें जो मिथाइल प्रोटॉन्स है, अब मुझे बताओ इसमें शील्डिंग होगी या डी शील्डिंग होगी। देखो यहाँ तो डायरेक्ट आपके पास हेलोजन एटम लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, डी शील्डिंग हो जाएगी, लेकिन यहाँ हेलोजन एटम जो है वो थोड़ा दूर है, मिथाइल प्रोटॉन को कंपेयर कर रहा हूँ मैं, इसको कंपेयर नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे दूसरे कार्बन एटम के ऊपर जाके मतलब दो कार्बन एटम की डिस्टेंसेज है, तो मतलब यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी नहीं है इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की, ठीक है। तो इसकी वजह से जो सिग्नल होगा आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा शील्डेड होगा, तो ये वैल्यू जो है आपके पास लाई करती है 1.5 ppm पे। तो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो हमारे पास जो सिग्नल आएगा दैट इज़ मोर शील्डेड कंपेयर टू दिस वन। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। मान लो कि मेरे पास क्या है, आपके पास मेरे पास एक कंपाउंड है, मैंने सिंपल लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए ब्रोमीन आपके पास क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये जो CH2 प्रोटॉन्स होंगे मेरे पास, ठीक है, इसका जो सिग्नल होता है दैट इज समवेयर अराउंड 1.69 इन डेल्टा स्केल, ठीक है। अगर मैं कंपेयर करूँ इसको इसके साथ, तो देखिए अब ये है हेलोजन एटम 1 2 थर्ड कार्बन, CH2 की बात करूँगा मैं, ठीक है। अब देखिए इसका सिग्नल जो है मेरे पास समवेयर लाई करता है दैट इज़ ज़्यादा शील्डेड होगा 1.25 ppm के ऊपर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसका फैक्ट जो है बहुत कम देखने को मिलेगा, ठीक है।
तो ये जो सिग्नल होगा आपके पास, यहाँ पे शील्डिंग ज़्यादा होगी, मतलब यहाँ पे प्रोटेक्शन जो है मेरे पास ज़्यादा होगा, ठीक है। इट विल बी प्रोटेक्टेड, क्योंकि डिस्टेंस ना बहुत ज़्यादा होगी है यहाँ पे हेलोजन एटम से हमारे पास डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी है, जिसकी वजह से सिग्नल जो है हमारा प्रोटेक्टेड होगा एंड इट विल लाई नियर TMS, ठीक है। ये TMS के नज़दीक लाई करेगा, ठीक है। और अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ, इन दोनों को, ठीक है, ये जो है आपके पास अवे फ्रॉम TMS, ठीक है। यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा डी शील्डिंग होगी, ये TMS से परे होगा, ठीक है। दिस वन इज़ टुवार्ड्स TMS, ठीक है। और ये TMS की तरफ को होगा, ठीक है। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ इसके नज़दीक होगा जाके, लेकिन थोड़ा दूर होगा, ठीक है। तो ये वाला सबसे ज़्यादा शील्डेड होगा यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, कंपेयर टू दीज टू प्रोटॉन्स। ये दोनों डी शील्डेड होंगे, लेकिन शील्डिंग सबसे ज़्यादा इसमें होगी, फॉलोड बाय दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। सबसे ज़्यादा डी शील्डेड हमारे पास ये वाला होगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक तो आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो डेफिनेटली हमारे पास डी शील्डिंग जो है आपको देखने को मिलेगी, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे उतनी ही ज़्यादा डी शील्डिंग होगी। अब अगर मैं बात करूँ कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे कि तो वो आपके पास क्या करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन से होते हैं, अल्काइल ग्रुप्स, ठीक है। अगर अल्काइल ग्रुप्स लगे होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में हम सैंपल को रखेंगे तो उसके इलेक्ट्रॉन जो आप ज़्यादा सर्कुलेट करेंगे, जिसकी वजह से आपके पास इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और इसकी वजह से हमारे पास क्या होगी, दिस विल काउज यू शील्डिंग, ठीक है। यहाँ से हमारे पास जो सिग्नल आएगा दैट विल बी योर शील्डिंग होगी, और जो हमारा सिग्नल होगा दैट विल बी योर शील्डेड, मतलब अब फील्ड सिग्नल आएगा हमारे पास। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे तो सिग्नल विल बी योर अप फील्ड, मतलब टुवार्ड्स द TMS आएगा, ठीक है। तो अगर याद रखना, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे तो सिग्नल जो है इस तरफ को लाई करेगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे तो डाउनफोल्ड सिग्नल आएंगे आपके पास। अब इसी चीज़ को कंसीडर करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, ठीक है। अब देखिए आपने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा कि हमारे पास जो कार्बन एटम होता है, इट कैन बी आइदर sp हाइब्रिड, ठीक है, sp2 हो सकता है या sp3 हो सकता है, मतलब 3 तरह के हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारा s करेक्टर बढ़ता जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी बढ़ती जाती है। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं बात करूँ ऑर्डर ऑफ s करेक्टर, सबसे ज़्यादा s करेक्टर कहाँ पे होगा, sp में होगा, ठीक है, फॉलोड बाई sp2, फॉलोड बाई sp3, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होगा, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी sp की होगी, फॉलोड बाई sp2 एंड फॉलोड बाई sp3, ठीक है। sp हाइब्रिडाइजेशन में मेरे पास 50% जो करेक्टर है वो s है, यहाँ पे आपके पास जो मेरा 33% करेक्टर होगा वो s होगा, और यहाँ पे मेरे पास 25% करेक्टर जो है मेरा s है। तो जैसे जैसे s करेक्टर बढ़ता जाता है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी बढ़ती जाती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास sp के जो हमारे पास प्रोटॉन होने चाहिए यहाँ पे, ठीक है, इस हाइब्रिडाइजेशन में प्रोटॉन जो होने चाहिए दे विल बी द मोस्ट डी शील्डेड कंपेयर टू दैट ऑफ sp3 वाले, ठीक है। तो वन बाई वन स्टडी करते हैं इनको भी जल्दी से। मान लो कि अगर मेरे पास कौन सा कार्बन आइटम है, sp3 हाइब्रिड कार्बन आइटम है, ठीक है। तो ये वाले यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस तरह से, ठीक है। और ये प्रोटॉन जो होगा आपके पास सबसे ज़्यादा शील्डेड होगा आपके पास कंपेयर टू दीज 3, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो कम है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन आइटम है हमारे पास, ये sp3 है, और ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को कम अपनी ओर खींचेगा, जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो है यहीं पे रहेंगे। और आपके पास जब आप इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, ठीक है, इस तरह से नॉर्थ एंड साउथ पोल लगा के रखोगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये आपके पास सर्कुलेट करेंगे और एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे जो कि आपकी अप्लाइड फील्ड को अपोज करेगी, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है शील्डिंग देखने को मिलेगी। और जिस फ्रिक्वेंसी से आप जो फ्रिक्वेंसी यहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड वाली, ठीक है, उसके ऊपर आपको रेजोनेंस देखने को नहीं मिलेगा, तो मतलब आपको और ज़्यादा फ्रिक्वेंसी अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप जब और ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे पास शील्डेड होगा और हमारा सिग्नल जो होगा वो अप फील्ड होगा, ठीक है। हमारा सिग्नल जो होगा दैट विल बी योर अप फील्ड, ठीक है, सिग्नल विल बी नियर टू TMS, ठीक है, हमारा सिग्नल जो है TMS के पास जाएगा, अप फील्ड सिग्नल होगा। और अगर हमारे पास जो है अगर हमारे प्रोटॉन जो है वो एल्केन वाले हों, सिंपल, अगर मीथेन हो तो सिग्नल होता है 0 और 1 के बीच में, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हो तो प्रोटॉन्स होंगे दे विल बी बिटवीन 0 to 1 ppm। अब देखिए नेक्स्ट थिंग हमारे पास यहाँ पे क्या एक नई प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है हमारे पास, वो ये होती है ना कि हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, वो किस कार्बन के साथ अटैच्ड है, आइदर ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है, ठीक है। मान लो मेरे पास ये कार्बन एटम है, इसके साथ ये हाइड्रोजन अटैच्ड है, ठीक है। तो देखिए ये वाला कार्बन कौन सा हुआ, प्राइमरी हुआ, ठीक है, ये वाला प्राइमरी कार्बन एटम हुआ, ठीक है, क्योंकि इसके साथ जो है हमारे पास एक ही कार्बन एटम अटैच्ड है। लेकिन अगर मैं इस कार्बन एटम को देखूँ, ठीक है, इसके साथ एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, तो ये कौन सा कार्बन हुआ आपके पास, दिस इज योर सेकेंडरी, ठीक है, ये सेकेंडरी हुआ। सिमिलरली अगर मैं थर्ड कार्बन को पकड़ूँ ये वाला, ठीक है, अब इसके राउंड देखो, एक कार्बन ये हुआ, दूसरा कार्बन ये ले लो, तीसरा कार्बन हम यहाँ पे ले लेंगे और इसका ये प्रोटॉन, ठीक है। तो देखिए ये कार्बन कौन सा हुआ, 1 2 3, दिस इज़ योर टर्शरी। तो मतलब
प्रोटॉन जो है वो किस कार्बन के हैं, प्राइमरी के हैं, सेकेंडरी के हैं या टर्शरी के, ये भी आपके पास बहुत ज़्यादा अफेक्ट डालने वाला है। तो अब याद रखेंगे, अगर मेरे पास प्रोटॉन जो है वो प्राइमरी कार्बन एटम के हैं, ठीक है, तो आपकी जो पीक होगी दैट विल बी बिटवीन, ठीक है, पीक विल बी बिटवीन 0 to 1, ठीक है, मतलब 0 और 1 के बीच में होगी अगर आपके पास प्राइमरी कार्बन एटम के प्रोटॉन है। अगर कार्बन एटम है मेरा सेकेंडरी, तो इसमें जो पीक आएगी दैट विल बी बिटवीन 1 and 2, ठीक है, इट विल बी बिटवीन 1 and 2। अगर टर्शरी कार्बन एटम है तो पीक जो होगी दैट विल बी लाई बिटवीन 3 to 4, ठीक है। मतलब अब इस स्केल में 0 और 1 के बीच में मिथाइल प्रोटॉन होंगे, 1 और 2 के बीच में कौन होगा, दैट विल बी, और इस तरह से मिथिलीन प्रोटॉन CH2, ठीक है। और 3 और 4 के बीच में आपके पास लाई करेंगे कौन से वाले, जो आपके पास टर्शरी कार्बन एटम, मतलब टर्शरी कार्बन एटम कौन सा होगा, ऐसे कार्बन होगा, एक हाइड्रोजन होगा और इस तरह से 3 ग्रुप लगे होंगे, ठीक है, CH प्रोटॉन्स हमारे, ठीक है। तो ये किसकी बात हुई, एलिफैटिक, ठीक है। तो याद रखना 0 से लेके 4 की जो हमारी रेंज होगी, ठीक है, डेल्टा स्केल 0 और 4 के बीच में, दिस इज़ योर एलिफैटिक हाइड्रोजन, ठीक है। तो एलिफैटिक जो हमारे हाइड्रोजन है वो 0 और 4 ppm के बीच में लाई करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगर हमारा कार्बन एटम जो है sp2 हाइब्रिड हो, ठीक है, इफ़ वी हैव sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम, जैसे एग्जांपल के तौर के ऊपर मैंने यहाँ पे विनाइलिक हाइड्रोजन लिखे हुए हैं, ठीक है, ये कार्बन हमारा sp2 हाइब्रिड है, ठीक है। तो जो हमारी पीक होती है विनाइलिक हाइड्रोजन एटम की, वो लाई करती है आपके पास 5 और 6 के बीच में, ठीक है। तो याद रखना विनाइलिक हाइड्रोजन की जो पीक होगी वो 5 और 6 के बीच में लाई करेगी। और ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे s करेक्टर बढ़ गया है कंपेयर टू दैट ऑफ sp3, ठीक है, वहाँ s करेक्टर कम था, यहाँ बढ़ गया है, तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी बढ़ेगी। अगर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बढ़ेगी तो डेफिनेटली हमारे पास जो बॉन्ड होंगे ये, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस बॉन्ड के, ये टुवार्ड्स द कार्बन ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से आपके पास डी शील्डिंग दिखने को मिलेगी। और रेजोनेंस कैसा होगा हमारे पास, रेजोनेंस जल्दी आ जाएगा, कम फील्ड के ऊपर आ जाएगा और डाउन फील्ड शिफ्ट होगी हमारे पास, ठीक है। तो याद रखना 0 से 4 एलिफैटिक वाला था, 5 से 6 कौन आ गया, अब आपके पास हमारे पास डबल बॉन्ड वाले आ गए, ठीक है। 0 से 4 एलिफैटिक वाले हैं, 5 से 6 में डबल बॉन्ड वाले हैं, ठीक है। लेकिन अब थोड़ी सी प्रॉब्लम लाई करती है हमारे पास, ठीक है। अगर मैं पकड़ूँ एरोमेटिक प्रोटॉन्स को, एरोमेटिक प्रोटॉन्स में मेरे पास कौन सा आता है, मेरे एरोमेटिक प्रोटॉन्स में मेरे पास आ रहा है सबसे पहले बेंजीन वाला प्रोटॉन, ठीक है, इसको बोलते हैं एराइलिक प्रोटॉन्स या फिर एरोमेटिक प्रोटॉन। तो इसके केस में मेरे पास जो पीक आती है ना, ठीक है, ये जो आपके पास डेल्टा स्केल पे वैल्यू आएगी वो लाई करती है 7 और 8 के बीच में, ठीक है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई, ये एरोमेटिक कार्बन है, ये भी तो sp2 हाइब्रिड है, ठीक है, दिस इज sp2 हाइब्रिड, ठीक है। जब sp2 हाइब्रिड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में तो पीक 5 और 6 के बीच में आ रही थी, तो इसकी पीक 7 और 8 के बीच में कैसे आ गई, इतना डाउन फील्ड शिफ्ट कैसे हो गया, ठीक है। तो ये बड़ी थोड़ी सी सरप्राइजिंग चीज़ रहती है। तो यहाँ पे एक अफेक्ट चलता है हमारे पास विच इज़ कॉल्ड एज मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी, ठीक है, जिसको मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ाऊंगा कि मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी क्या होती है हमारे पास। तो इसकी वजह से हमारे पास जो सिग्नल होता है वो ज़्यादा डाउन फील्ड शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, सिग्नल शिफ्ट्स मोर डाउन फील्ड, मतलब और ज़्यादा नीचे आ जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे तो आपके पास डी शील्डिंग हो ही रही है, लेकिन इस अफेक्ट के आने की वजह से आपके पास और ज़्यादा डी शील्डिंग हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा सिग्नल जो है 7 और 8 के बीच में आता है। ऑल्दो आना यहाँ चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आ रहा है ड्यू टू दी मोर डी शील्डिंग, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट थिंग है, अगर मेरे पास मान लो sp2 कार्बन एटम हो मेरे पास, सपोज अगर मेरे पास कोई sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम है लेकिन वहाँ पे हेटेरो एटम लगा हुआ है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर के ऊपर मैंने ये लिया कार्बोनिल सिस्टम, आई हैव अ कार्बोनिल सिस्टम, और यहाँ पे मेरे पास जो कार्बोनिल का प्रोटोन होगा दैट इज कॉल्ड एज योर कार्बोनिल हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है दिस इज योर कार्बोनिल हाइड्रोजन। अब देखिए ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिड है, लेकिन इसके साथ में लगा हुआ है डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है, तो यहाँ पे दो फैक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। पहला कौन सा आ रहा है, sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम, पहला फैक्टर है आपका sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम, ठीक है। तो इसकी वजह से आपके पास क्या होगी, डी शील्डिंग होगी, सिग्नल कहाँ आना चाहिए, 5 और 6 के बीच में आना चाहिए था sp2 वालों का, लेकिन साथ में आपके पास एक और फैक्टर आ रहा है, वो कौन है, वो ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डेफिनेटली यहाँ से इलेक्ट्रॉन और खींचेगा, ठीक है। तो कार्बन जो है और इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहाँ से, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास पीक जो है वो और ज़्यादा जो है आपके पास अब डाउन फील्ड शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा कार्बन से, सो कार्बन जो है अपने इलेक्ट्रॉन से, जो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स इसने विदड्रॉ किए हैं ऑक्सीजन ने, इसकी वजह से कार्बन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहाँ से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के अपनी तरफ को, जिसकी वजह से आपके पास जो है और ज़्यादा डी शील्डिंग देखने को मिलेगी, और जब बहुत ज़्यादा डी शील्डिंग हो जाएगी हमारे पास सिग्नल और ज़्यादा डाउन फील्ड चला जाएगा। तो ये जो वैल्यू लाई करेगी, ये वैल्यू लाई करेगी 9 to
10 के बीच में, ठीक है। ये वैल्यू 9 और 10 के बीच में लाई करेगा। तो याद रखना इतनी ज़्यादा डाउनफील्ड शिफ्ट क्यों हो रही है, 1 ड्यू टू sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम, ठीक है। इसकी वजह से वैल्यू 5 और 6 के बीच में आनी चाहिए थी, लेकिन ये ऑक्सीजन जो है ना ये बड़ा पंगा डाल रहा है, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है। ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा। अब कार्बन बेचारा इसके इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं, तो क्या करेगा, ये हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर खींचना स्टार्ट कर देगा, जिससे और ज़्यादा डाउनफील्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो वैल्यू 9 और 10 के बीच में लाई करेगी। अब लास्ट में है मेरे पास, दैट इज़ योर sp हाइब्रिड कार्बन एटम, ठीक है। अब देखिए, अगर मेरे पास sp हाइब्रिड कार्बन एटम होगा, दैट मीन्स हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होगी यहाँ पे आपके पास, ठीक है, कार्बन एटम्स की, ठीक है, ड्यू टू दी sp कन्फिग्रेशन, मतलब 50% s करेक्टर है, ठीक है। तो हमारा जो सिग्नल होना चाहिए बहुत ज़्यादा डाउनफील्ड होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहीं से खींच सकते हैं हम लोग। अब जब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे, डेफिनेटली हमारे पास क्या होनी चाहिए, डीशील्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को सर्कुलेट करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे ही नहीं हमारे पास, तो डेफिनेटली आपके पास इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं हो पाएगी। तो इसकी वजह से हमारा सिग्नल जो है दैट मस्ट बी डाउनफील्ड सिग्नल, बहुत ज़्यादा डीशील्डिंग होनी चाहिए थी, लेकिन ठीक है यार, हाँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे। अगर sp हाइब्रिड कार्बन एटम्स हो हमारे पास, तो ये जो डी शील्डिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे देखने को नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो ये बड़ा एनोमलस बिहेवियर होता है हमारे पास अगर sp हाइब्रिडाइजेशन हो हमारे पास कार्बन एटम की, ठीक है। तो दिस इज ड्यू टू दी मैग्नेटिक एनिसोट्रोपी, ठीक है, ड्यू टू दी मैग्नेटिक एनिसोट्रोपी। सिग्नल हमारे पास कहाँ चला जाता है, सिग्नल चला जाता है टुवार्ड्स द TMS। सिग्नल कहाँ चला जाएगा, TMS की तरफ को, इस तरफ को, ठीक है। और ये हाईली शील्डेड होता है, याद रखना, बहुत ज़्यादा शील्डिंग होती है हमारे पास, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, मान लो कि अगर मेरे पास प्रोटॉन है एसिटाइलिन के, ठीक है, यहाँ पे यूजुअली आपकी जो वैल्यूज़ होंगी डेल्टा की, इसकी 2 और 3 के बीच में लाई करेगी, ठीक है। तो मतलब बहुत ज़्यादा हाईली शील्डेड है, ठीक है। एक्चुअल में ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है, तो ड्यू टू दिस मैग्नेटिक एनिसोट्रोपी, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे विद सम एग्जांपल्स, ठीक है। सो टिल देन गुड बाय, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट लगेगा यहाँ तक तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, लेकिन आई विल सजेस्ट, ठीक है, आई विल सजेस्ट कि आप शील्डिंग एंड डी शील्डिंग का लेक्चर ध्यान से पढ़ लो, क्योंकि ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो शील्डिंग और डी शील्डिंग के ऊपर ही डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये जो हमारा कंसेप्ट है दैट इज़ मैग्नेटिक एनिसोट्रोपी, और साथ में हमारे पास यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री जो है ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है, ज्योमेट्री, ठीक है, ज्योमेट्री भी आपके पास इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो इन दोनों की वजह से हमारे पास जो है सिग्नल जो है बहुत ज़्यादा शील्डेड हो जाएगा, ठीक है। तो टिल देन, अगर आप नेक्स्ट लेक्चर आने तक अगर आपने शील्डिंग डी शील्डिंग ध्यान से, ताकि ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैग्नेटिक एनिसोट्रोपी के बारे में हम स्टडी करेंगे, और जो हमारा लास्ट एक फैक्टर बचता है दैट इज़ कॉल्ड एज योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, उसको कंसीडर करेंगे। आफ्टर दैट हमारे पास कुछ एक एग्जांपल्स हैं आपके सिलेबस में, हम 1 by 1 उनको स्टडी करेंगे एंड दिस चैप्टर विल बी फिनिश्ड। सो थैंक यू वेरी मच।